नमस्कार दोस्त। देखिए, जो हम लोगों ने पिछला वीडियो तक में सीखा था, हमने भाग 2 तक सीख लिया था। भाग 1 भारत राज्यों का एक संघ होगा, और भाग 2 जो हमने सीखा था नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में, और अनुच्छेद 11 तक हम लोगों ने उसके अंतर्गत पढ़ लिए थे। ठीक है ना। अब हमें अनुच्छेद 12 से पढ़ना है। देखिए, अनुच्छेद 12 से भाग 3 है। हम लोग भाग 1 देखे थे 1 से 4 तक, भाग 2 देखे 5 से 11 तक। अब भाग 3 12 से 35 तक है। इसमें मूल अधिकार है, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये अमेरिका से लिया गया है। स्रोत में मतलब सोर्स में हम लोगों ने इसका डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार दिए जाते थे, जो अब घटकर 6 मौलिक अधिकारों में बदल गए, 6 रह गए हैं। एक्चुअली में एक संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार से उठाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। आपको समझाए भी थे 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। खैर, जब वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। अभी देखिए, इसमें जो 6 तरह का अधिकार बचा हुआ है, उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जाति धर्म का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, उसके बाद संपत्ति का था जो छीन गया है हम लोगों से, वो कानूनी अधिकार बन गया है। और एक जो है, जो मतलब इसकी रक्षा करने का है, उसका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है ना। तो इन सबों को बारी बारी से देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। पहले समानता का अधिकार को देखते हैं, मतलब इक्वलिटी। आप भी समझ रहे हैं समानता। देखिए, 12 और 13 ये कुछ खास नहीं है, ये समानता का अधिकार नहीं है, ये एक परिभाषा है। समझिए क्या है 12 और 13। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा, कि राज्य क्या होगा। देखिए, राज्य कहने का मतलब यहाँ पे स्टेट से नहीं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य नहीं बोलना चाह रहा। राज्य का मीन्स अगर जहाँ पर अपना स्वायत्त शासन हो, स्वायत्त का मतलब इंडिपेंडेंट शासन हो, जिसको संप्रभुता कहते हैं, उसको एक राज्य कह दिया गया। जैसे भारत एक राज्य होगा। कोई प्राइवेट कंपनी है जैसे ONGC, उस पर अपना सब कुछ रूल रेगुलेशन रहेगा, वो भी एक राज्य होगा। IIT अपना राज्य है, CBSE एक अपना राज्य है। तो फिर कई सारी बोर्ड, कई सारी राज्य, देश, सभी को राज्य समझा गया जिसके पास स्वायत्त शासन थी। तो अनुच्छेद 12 में बस आपको इतना ध्यान में रखना है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण तक कानून सीमित। ये क्या कहता है? इसका कहना है कि कोई भी कानून भविष्य में भी बनाया जा सकता है, या फिर कोई भी कानून जो पहले से लागू है, और वो कानून अगर इस मूल अधिकार मतलब 12 से 35 तक को अगर बर्बाद नहीं करते हैं, इसको अल्पीकृत नहीं करते हैं, अल्पीकृत मतलब इसे ठोस नहीं पहुंचाते हैं, इसको सीमित नहीं करते हैं, तब वो कानून लागू रहेगा। अगर कोई कानून ऐसा है या ऐसा कानून बनाने की प्रयास हो रही है जो इस मूल अधिकार को सीमित करता हो, अल्पीकृत करता हो, तो उस कानून का मान्यता नहीं मिलेगा, वो कानून मान्य नहीं होगी और ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 13 कहता है। तो 12 और 13 तो डेफिनेशन ही है। एक्चुअली में समानता का अधिकार जो शुरू होता है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक 5 समानता का अधिकार दिया गया। देखिए, पहला कहता है कानून के समक्ष समानता, और उसी में कहता है कानून का समान संरक्षण। देखिए, पहला जो है यह है, अगर आपने कोई घटना कर दिया है तब सभी को समान न्याय मिलेगा। ये कहना चाहता है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। ये इंग्लैंड से लिया गया है, ये 20% में होता है। और कानून का समान संरक्षण का मतलब होता है कि सभी को एक नज़रिए से देखा जाएगा गुनाह करने के पहले। वो कानून के समान संरक्षण होता है। ये अमेरिका से लिया गया, ये लगभग 80% केस में लागू होता है। लेकिन ये दोनों कुछ केसेस में अपवाद हो जाते हैं। उसमें से राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं। देखिए, इन पर आप समान कानून नहीं थोप सकते, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 से क्षमादान की शक्ति होती है और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 से। अगर आपने इन पर कोई मुकदमा वगैरह चलाया तो ये अपने आप से क्षमादान कर लेंगे। लेकिन दीवानी मुकदमा इन पर चलाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा बोले तो पैसा कौड़ी से संबंधित मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन वो भी 14 दिन पहले इन्हें सूचना देनी पड़ती है कि आप पे हम केस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। आप बस इतना ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पे समान कानून नहीं लगता है, उनको विशेष छूट दिया जाता है। आगे जब पढ़ रहे होंगे तब और इस पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली में ये अनुच्छेद नंबर 361 में लिखा हुआ है, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी इस बात को ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 14 के साथ कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के लिए समान कानून की प्रावधान है अपने यहाँ। ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगी किसी के साथ भी लिंग, वंश, धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पे। लिंग मतलब स्त्री पुरुष के आधार पे, वंश किस वंश के तुम हो, धर्म किस धर्म के हो, या जाति किस जाति से बिलोंग करते हो, या जन्म स्थान, इन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगी। हालांकि आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है,
कुछ केस में और भेदभाव हो सकता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है और बोलेगी महिलाएं कि नहीं हमें भी 50% चाहिए और आज बॉर्डर पे जाकर लड़ना है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दे दो, या फिर 50-50 उनसे भी होगा, भेदभाव नहीं होगा। ऐसा होता है कि यहाँ पे भेदभाव देखना पड़ता है। आप देखते होइएगा कई सारा फोरम जो रहता है आर्मी टाइप में, तो उसमें अनमेरिड भी लिखा हुआ रहता है कि हम अनमेरिड का कैंडिडेट को केवल ले रहे हैं, ठीक है। तो वो भेदभाव नहीं किया जाता है, वो एक्चुअली में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा काम किया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ भी लिंग, वंश, धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नियोजन में समानता। जैसे अभी बीपीएससी ही चल रही है, तो इसमें समानता दी जाएगी, सभी को एक सा अधिकार दिया जाएगा कि जितना अधिकार हमें है उतना भी अधिकार आपको भी है। जिसको भी जहाँ नौकरी चाहिए कर सकता है, बस शर्तें वो एलिजिबल होनी चाहिए। तो जो भी एलिजिबिलिटी है सब पर समान लगेगा। लेकिन यहाँ भी राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर में रख के यहाँ भी आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 17वां कहता है छुआछूत का अंत, ठीक है। एक्चुअली में छुआछूत का जो प्रथा थी, जो प्रचलन था, अभी तक है। ऐसा नहीं है कि अभी भी पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई है समाज में। देखते होइएगा अभी कुछ दिन पहले जो ये बात पूरा मैटर में था, पूरा हाईलाइटेड था कि जीतन राम मांझी किसी मंदिर में गए थे तो पूरा मंदिर को धुल दिया गया। मतलब अभी तक भी छुआछूत का पूरी तरह अंत नहीं हो गया, पर हमारा संविधान कहता है कि ऐसा छुआछूत नहीं होगा, सारे लोग एक इंसान ही है। अनुच्छेद 18 में कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब हम अपना सरनेम नहीं लगा सकते हैं। जैसे अब बार बार हम ऐसे लगा के नहीं घूम सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट फलना, ऐसे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय सम्मान और शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधि मिलती है उसको आप लगा सकते हैं नाम के आगे। इसी के तहत जैसे आप देखते होगा नाम में लोग डॉक्टर लगा लेते हैं, है ना, नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। कोई भी डॉक्टर फलना, पीएचडी होल्डर हैं तो डॉक्टर लगा लेते हैं। तो ये शिक्षा में मिली हुई उपाधि है, इसलिए वो लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समानता का अधिकार एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, इंग्लैंड से। कानून का समान संरक्षण, अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को छूट रहती है। अनुच्छेद 15 राज्य भेदभाव नहीं करेगी लिंग, वंश, धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 16 सरकारी नियोजन में समानताएं। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान और शिक्षा की उपाधि को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अब जो हमें पढ़ना है ये स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग समानता का अधिकार देख चुके हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अब स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत पहला जो अनुच्छेद 19 है, इसमें पहला कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कैसी अभिव्यक्ति? मतलब बोलने की। आप बोलना चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, बोलने की है तो सुनने की भी होगी, चुप रहने की भी होगी, ठीक है, कुछ पूछने की भी होगी। तो पूछने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन RTI लाया गया, ये 2005 में लाया गया। झंडा फहराना, पुतला फूंकना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मीडिया कौन सी काम करती है? पूछने वाली, तो मीडिया भी इसी में आती है, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। पूछता है कि अनुच्छेद 19 में कौन कौन से प्रावधान आते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, यहाँ तो अकेले बोल रहे थे, अब ऐसे एकदम एक सर्किल में याद रखेंगे। अकेले बोल रहे थे, लोगों को अच्छा लगे तो सभा में बैठेंगे, अच्छा लगेगा संगठन बना लेंगे, फिर चारों तरफ घूमने जाएंगे, अच्छा लगेगा वहीं बफ जाएंगे। अच्छा, बफ जाएंगे तो कुछ संपत्ति वगैरह खरीदना पड़ेगा। तो पहले संपत्ति का अधिकार था जो अब नहीं रहा, ठीक है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद में संपत्ति का अधिकार नहीं तो बफ के खाएंगे क्या, तो फिर व्यापार करेंगे क्या, व्यापार करने की छूट है। देखिए, अभिव्यक्ति मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सभा, संगठन, संचरण, बफने, संपत्ति और व्यापार। ये संचरण का मतलब घूमने का अधिकार है ये, ठीक है। कहीं भी आप घूम सकते हैं, घूमने की स्वतंत्रता है ये, ठीक है ना। बसने का अधिकार है कहीं भी, फिर संपत्ति का अधिकार था जो अब नहीं रहा, फिर व्यापार का अधिकार, ठीक है। एक बार फिर इसको देखेंगे। अभिव्यक्ति मतलब बोलने, चुप रहने, पूछने, झंडा, पुतला फूंकने, RTI, मीडिया, सब 19 का 1 के तहत है। 19 के 2 दूसरे क्लॉज में है। सभा कीजिए, तीसरे में संगठन बनाइए, चौथा में घूमने जाइए, पांचवा में बफ जाइए, छठा में था कि बफिएगा तो संपत्ति खरीदिए, लेकिन वो अब समाप्त कर दिया गया है। और सातवां जो है वह व्यापार का अधिकार, व्यापार करके खाइए। अनुच्छेद 20 का आता है 2 सिद्धि में संरक्षण, कि मतलब आपका 2 सिद्ध हो गया है
तो उसमें आपको कैसे कैसे सजा मिलनी चाहिए। जैसे ये बात मालूम चल गई है, ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि आप ही गुनहगार हैं, तो देखिए एक तो उसी समय का कानून लगेगा, उसी समय का कानून जब आपने गुनाह किया है। एक दूसरा, एक गुनाह एक सजा का प्रावधान है, एक गुनाह के लिए एक ही सजा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि 2-4 बार फांसी दे देते हैं। और अपने वो गवाही की यहाँ प्रावधान नहीं है, मतलब अगर पुलिस आपसे मारपीट कर पूछती है कि बोलो तुम ही खून किया है ना, तो आप बोल सकते हैं कि हम ही खून किए, उसको गवाह के रूप में नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। मतलब खुद के विरुद्ध गवाही देने का यहाँ अधिकार नहीं है, ठीक है। तो दो विधि में संरक्षण नहीं है कि उसी समय का कानून से सजा दिया जाएगा जिस समय आपने अपराध किया है, एक गुनाह के लिए एक ही सजा दिया जाएगा और अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21वां कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब प्राण का मतलब क्या होता है, जिंदगी जीने का अधिकार, ठीक है ना, मतलब आपको जीने की पूर्ण आज़ादी है। तो स्वास्थ्य इसी के अंतर्गत आता है, एम्बुलेंस वगैरह जितने भी स्वास्थ्य केंद्र देखते हैं सब इसी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किए जाते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है ना। स्वास्थ्य पर्यावरण भी यहीं आता है कि पर्यावरण को सही बनाए रखिए, नहीं तो कैसे प्राण बचेगा आदमी का। और आत्महत्या, देखिए ये एक कानूनन अपराध है। अगर आप आत्महत्या करते हैं और निपट गए तब तो ठीक है, आप निपट ही गए। अगर आप जिंदा बचे तो IPC आपको समझाए थे हम, इंडियन पिनल कोड के धारा 309 के तहत आप पर मुकदमा चलेगा कि आपने आत्महत्या का प्रयास किया, ठीक है। तो ये कानूनन अपराध है। उसके बाद दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है अपना जो स्वतंत्रता है। इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन निजिता है, ये अभी न्यू शामिल किया गया है, इसलिए बार बार पूछता है। ये फिलहाल हॉट टॉपिक है ये कि प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है प्राइवेसी। विदेशी यात्रा भी इसी के अंतर्गत आता है। सोचिए प्राइवेसी के बिना आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं है। लोगों का मानना है कि किसी का भी प्राइवेट ज़िंदगी में आपको इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, ऐसा अब संविधानिक भी हो गया है ये, ठीक है। तो दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही निजता का अधिकार है। तो कभी भी पूछता है कि प्राइवेसी या निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो 21 के तहत। 21 का देखिए खो किया गया, मतलब संशोधन से आया होगा, शिक्षा का अधिकार। और हमने कहा था कि जहां भी आपको शिक्षा शब्द दिख जाए ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है, ठीक है। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद अनुच्छेद 22, देखिए पहले 2 सिद्धि का ही कहता है बीच में कि 2 सिद्धि हो गया तब कैसे संरक्षण प्राप्त कीजिएगा। और अनुच्छेद 22 में कहता है कि गिरफ्तारी में कैसे संरक्षण प्राप्त कीजिएगा, कब आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, कब आपको गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो क्या क्या प्रावधान हो सकता है। तब देखिए गिरफ्तार आप 2 तरीका हो सकते हैं। एक तो आपने कांड कर दिया है, मतलब अपराध के बाद, और एक आप पे शक है कि आप कांड करने वाले हो, है कि नहीं। दोनों रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। कैसे, चुनाव आता है तो चुनाव के पहले जितने भी लाइसेंसी गन होते हैं उसको वापस मांग लिया जाता है कि आप हमें दीजिए, क्योंकि शक है कि बाहर गन रहेगा तो कांड हो जाएगा। ऐसे ही एक तो अपराध के बाद कि आपने अपराध कर दिया है, किसी का मर्डर कर दिया, तब आपको गिरफ्तार करना, और एक शक है कि आप किसी को मार दोगे तो भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अपराध करने के बाद वाला जो गिरफ्तारी होता है उस शक वाले से ईजी होता है। शक के आधार पर जो गिरफ्तारी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है, और इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट भी कहते हैं, समझेंगे अभी उसको। अगर आपने अपराध कर दिया है तो वारंट दिखाना पड़ेगा। वारंट इन सेंस कि आपने कौन सा अपराध किया है और आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस एक वारंट लेकर आती है, मतलब एक पेपर पे लिखित लेकर आती है कि आपने ये अपराध किया है और आपको इस अपराध के लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये वारंट है। अच्छा, इस आधार पर जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेशी जरूरी है। 24 घंटा के अंदर ये पुलिस के पास मजबूरी है कि कोर्ट में पेशी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके खिलाफ रीट जारी किया जा सकता है। क्या होता है रीट, 32वें अनुच्छेद में समझेंगे, अभी इसी वीडियो में समझेंगे। तो 24 घंटा के अंदर उसे कोर्ट में पेशी जरूरी है, और कोर्ट में पेशी होगा तो क्या पता गरीब आदमी हो तो उसको वकील भी, सरकारी वकील भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अब जैसे बहुत अमीर आदमी है, जैसे भी रिया चक्रवर्ती का ही केस चल रहा था, तो उनके पास अपना वकील है, उनके पास अपना पैसा है, तो वो खुद अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है तो उसको सरकारी वकील दिया जाता है, ठीक है। तो अपराध के बाद होता है तो एक तो वारंट चाहिए, 24 घंटा के अंदर पेशी चाहिए, और वकील भी चाहिए। अब शक के आधार पे अगर करना हो गिरफ्तार किसी को तो बिना वारंट के उठाया जा सकता है, ठीक है। पुलिस सिर्फ इतना बोलेगी आपको हम शक के आधार पे गिरफ्तार कर रहे हैं, बस सारा कुछ खत्म, वारंट का कहानी। अब शक के आधार पे जो गिरफ्तार होगा तो ये जो 24 घंटा का टाइम था वो 3 महीना में तब्दील हो जाता है। आपको 3 महीना तक पुलिस अपने पास रख के थूर थार सकती है, 3 महीना तक उसके पास टाइम है कोर्ट में पेश करने का।
मतलब आपने किसी को मार दिया है तो 24 घंटा के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा, और मारने वाले हैं तब 3 महीना का टाइम ले सकती है पुलिस, ठीक है। उसके बाद 3 महीना से ज़्यादा भी ले सकती है, +3 मंथ भी ले सकती है गृह मंत्रालय की सलाह पे। अगर गृह मंत्रालय इन्हें सलाह देता है तो आपको 3 महीना से ज़्यादा भी रोका जा सकता है। और यहाँ पे वकील भी नहीं दिया जाएगा आपको। तो ना दलील है, दलील का मतलब क्या होता है, बिना बताए, ना वकील है, और ना ही आप अपील कर सकते हैं 3 महीना का। तो ना दलील, ना वकील, ना अपील, ऐसे एक्ट को क्या कहते थे, रॉलेट एक्ट, है ना। तो इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। पूछा जाता है कि हमारे संविधान में किस अनुच्छेद को अभी भी रॉलेट एक्ट जैसे प्रावधानों के रूप में जाना जाता है, तो अनुच्छेद 22 का ये जो शक के आधार पे किया जाता है, इसको निवारक निरोध बोलते हैं। अगर बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कीजिएगा तो इसको निवारक निरोध बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अगर बोले तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। और इसको अपराध के बाद प्यूनेटिव टाइप बोलते हैं, प्यूनेटिव टाइप, या तो इसको हिंदी में दंडात्मक बोलते हैं, ठीक है, कि आपने दंड, अब आप दंड पाने के लायक हैं, ठीक है, ऐसा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आया है कि गृह मंत्रालय के सलाह पे, देखिए पूरा संविधान में 3 ही काम है जो गृह मंत्रालय के सलाह पे किया जाता है। आपको नहीं लगता कि इस तीनों को अगर हम एक जगह देख लेते हैं तो हमें याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए हम देखते हैं वो कौन कौन सा फील्ड है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है गृह मंत्रालय, ठीक है। एक चीज़ को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि जो सिटीजनशिप था, जो नागरिकता का कानून था, उसमें अगर संशोधन करना हो तो सलाह कौन देगी, गृह मंत्रालय। दूसरा हम आज देख रहे हैं निवारक निरोध पर अगर टाइम बढ़ाना है, कि इसको कोर्ट में पेशी का टाइम बढ़ाना है, तो इसको कौन बढ़ाएगी, गृह मंत्रालय। और एक और आता है जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्षमा शक्ति, जो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति पे जो उनको सलाह देता है कि क्षमा किया जाए कि नहीं किया जाए, ये भी कौन बताता है, गृह मंत्रालय। आप देखिए ये अनुच्छेद 72 में है क्षमा शक्ति, निवारक निरोध अनुच्छेद 22 में है, और नागरिकता अनुच्छेद 11 में ऐसा लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय के सलाह पे नागरिकता में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। पूरा संविधान में गृह मंत्रालय की सलाह पे यही 3 काम होता है, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब छोटा छोटा ये टॉपिक होता है जिसके सलाह पे कम काम हो या बहुत ज़्यादा काम हो, तो ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जैसे कि पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल का जिक्र संविधान में कहाँ पे है, क्योंकि एक ही बार जिक्र हुआ है, वो भी 352 में जाकर के, ठीक है ना। तो उस बात को जब वहाँ पढ़ेंगे तब जिक्र करवा देंगे। वैसे गृह मंत्रालय 3 ही जगह हेल्प करते हैं, एक नागरिकता में, एक निवारक निरोध में, एक राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति में, ठीक है। वहाँ पे वही सलाह देते हैं। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19, देखिए 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। एक्चुअली में समानता का अधिकार जैसे 5 था, 14, 15, 16, 17, 18 5 थे, ऐसे ही स्वतंत्रता का भी 5 अधिकार है, 19, 20, 21, 21 का क और 22, ठीक है। 19 में अभिव्यक्ति, सभा, संगठन वगैरह वगैरह, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, विचरण, बसने, संपत्ति खत्म हो गया, व्यापार का अधिकार, ठीक है। और अभिव्यक्ति में ही बोलने, सुनने, चुप रहने, झंडा, पुतला, पूछने, आरटीआई जो कि 2005 का अधिनियम से आया था, मीडिया, इसको लिख लीजिए, 2005 के अधिनियम से आया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि आरटीआई कब का अधिनियम है, ठीक है, ओके। उसके बाद में ये 19 जब खत्म होता है तो 20वां ये आता है 2 सिद्धि में संरक्षण। मतलब आपके खिलाफ जब 2 सिद्ध हो चुका है कि आप ही गुनहगार हैं तो क्या क्या संरक्षण मिल सकता है। जब आपने गुनाह किया है तब का कानून से सजा, एक गुनाह के लिए 1 सजा। सोचिए एक ही आदमी को 3-4 बार फांसी देना हो, कैसे दिया जाएगा। मतलब एक ही गुनाह के लिए 2 सजा सुनाई नहीं हो तो 2 बार सुना दिया। एक बार मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी का सजा सुना दिया, एक बार हाई कोर्ट ने भी फांसी कह दिया, तो क्या 2 बार उसको फांसी देंगे, नहीं। तो एक दोष के लिए 1 बार सजा, ठीक है, एक गुनाह के लिए 1 बार सजा। और वो गवाही मतलब अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आपको अगर पुलिस लतिया रही तो आप कह दीजिए हाँ हाँ हम ही चोरी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोर्ट में पुलिस नहीं बोल सकती कि अपने से गसा था हम चोरी किए हैं, ठीक है ना, कोर्ट नहीं मानेगी, दूसरे से गवाही देना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 2 सिद्धि पे। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण के अंतर्गत जो स्वास्थ्य विभाग है वो, पर्यावरण और एक आत्महत्या पे रोक, ठीक है। दैहिक स्वतंत्रता में सबसे हॉट टॉपिक निजिता आता है जिसको प्राइवेसी बोलते हैं, ये तो एकदम खूनों में आपकी बसनी चाहिए। और एक विदेशी यात्रा, ठीक है, मेनका गांधी वाला ये केस था जिसमें विदेशी यात्रा को भी जोड़ा गया। उसके बाद में अनुच्छेद 21 का को की बात करते हैं, संशोधन के द्वारा है 86वां संविधान संशोधन 2001, शिक्षा का अधिकार। एक बात देखिए,
इसको आरटीआई बोलते हैं, पूछने का अधिकार को राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन ये 2005 के अधिनियम से आया। और यहाँ पे एक आरटीई होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, देखिए जो भी मौलिक अधिकार में आते हैं वो आपका राइट होता है, एकदम फंडामेंटल राइट होता है। इसीलिए राइट टू एजुकेशन कब आया? 2002 में। तो ये क्वेश्चन पूछता है राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन कब का एक्ट है? राइट टू एजुकेशन 2002 का और राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 22 की बात करते हैं। 20 में दो विधि के खिलाफ संरक्षण था और 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। गिरफ्तार दो तरीका हो सकता है, एक तो आपने अपराध कर दिया तो दंडात्मक प्यूनिटिव टाइप, एक आप अपराध करने वाले हैं, शक है आप पे, तो निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पे। अब जो ये आपराधिक वाला था, प्यूनिटिव टाइप वाला था, इसमें आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और वकील भी उपलब्ध होंगे। लेकिन अगर निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन पे करते हैं तो 3 महीना के अंदर कोर्ट में पेशी करना पड़ेगा, बिना वकील, बिना दलील, बिना वारंट के होगी ये काम। और 3 महीना से प्लस भी आपको रोका जा सकता है पुलिस कस्टडी में, अगर गृह मंत्रालय का सलाह हो तो। ठीक है, इसको रॉलेट एक्ट बोलते हैं। अब ये जो गृह मंत्रालय है, चूंकि ये गृह मंत्रालय के सलाह पे बढ़ाया जा सकता है, तो 3 जगह बढ़ाया जा, गृह मंत्री का यहाँ सलाह काम करता है संविधान में, एक नागरिकता में, एक निवारक निरोध में और एक राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति में। ठीक है ना? ओके, तो इससे आगे आइए अगले बोर्ड पे समझते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है ना? तो अगर लोगों का शोषण किया जाए तो उसके खिलाफ संरक्षण, देखिए आर्टिकल 23 और 24 इसके अंतर्गत आता है। आर्टिकल 23 में कहता है दुर्व्यवहार या तस्करी, ट्रैफिकिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, ट्रैफिकिंग बोलिए या दुर्व्यवहार या तस्करी बोलिए। बेगारी प्रथा या बंधुआ मजदूरी, ठीक है ना, जिसको बॉन्डिंग कहते हैं, मतलब एक बार फाइन कर लिए कि नहीं आप हमारे यहाँ काम करेंगे तो जितना भी मजदूरी दें हम नहीं दें, जो चाहें दें, आपको हमारे यहाँ ही काम करना पड़ेगा, उसको बंधुआ मजदूरी या बेगारी प्रथा कहते हैं। ठीक है, बेगार का मतलब समझते हैं ना, बोलता है ना एकदम बेगार समझ लिया क्या? बेगार का मतलब होता है कि आप जो कहेंगे उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, इसको ट्रैफिकिंग बोल सकते हैं, इसको बॉन्डिंग, और बलात्श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर जिसको कहते हैं, इसको फोर्स्ड बोल सकते हैं, इसको बॉन्डेड बोल सकते हैं और इसको ट्रैफिकिंग बोल सकते हैं। ठीक है ना? ट्रैफिकिंग। ठीक है, इस पर रोक लगा दी गई अनुच्छेद 23 के तहत कि ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, बलात्श्रम। एक और चीज़ इसमें थी, एक देह व्यापार पे भी रोक लगा दी गई, मतलब वेश्यावृत्ति जिसको कहते हैं। ये काफ़ी हॉट टॉपिक बार बार रहता है कि मतलब कि इसको लाइसेंस क्यों दे दिया जाता है, तो अनुच्छेद 23 के तहत देह व्यापार पे रोक है पूर्णतः। ठीक है ना? उसके बाद अनुच्छेद 24 में कहते हैं कि 14 बरस से कम उम्र के बच्चों पर बाल नियोजन पर प्रतिबंध। देखिए, एक्चुअली में इस पर बाल श्रम पे रोक लगा दिया गया। इसमें बलात्श्रम मतलब फोर्स, जबरदस्ती काम करवाने पे रोक, और इसमें बाल श्रम मतलब बच्चों से काम करवाने पे रोक लगा। अच्छा, ऐसा नहीं था कि बच्चे अपने घर में नहीं काम कर सकते, खेत में नहीं काम कर सकते हैं। इसमें खतरनाक कामों से प्रेरित था कि आप खतरनाक कामों में बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और इतना इंगेजमेंट नहीं कर सकते हैं कि उसकी शिक्षा मिल ही ना पाए, उसका शरीर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाए। खतरनाक कामों में क्या क्या आता है? जैसे मसाला का फैक्ट्री में देखते होंगे आप, फिल्मों वगैरह में भी कितना ज़्यादा मतलब अतिक्रमण होता है। एक पटाखा, ऐसे रह सकते हैं। खनन, जहाँ बारूद बनता है, मतलब खनन जहाँ माइनिंग होता है, बारूद फैक्ट्री, इन सभी जगह पे आप बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना? रंग वाले फैक्ट्री में तो बाल नियोजन पे रोक लगा दी गई आर्टिकल 24 के तहत। ठीक है ना? उसके बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता 4 है, 25, 26, 27, 28। देखिए एकदम एक क्रम में याद रखेंगे सही रहेगा। 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका जो भी रीति रिवाज है वो कर सकते हैं। जैसे आप सिंदूर कर सकते हैं, किरपान रख सकते हैं, पगड़ी बांध सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, मोछ रख सकते हैं, जो रखना चाहे रख सकते हैं। ये सारा कुछ अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 का देखिए, 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता थी और अनुच्छेद 26 जो है वो सामूहिक स्वतंत्रता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आप किसी सभा का आयोजन कर सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे दुर्गा पूजा है, दीपावली है, मुहर्रम है, ईद है, तो इसमें सारे लोग मिल के मनाते हैं, तो सामूहिक रूप से धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किया जा सकता है। ऐसा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कीजिएगा तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो धार्मिक पैसा भी रख सकता है, संपत्ति भी रख सकता है,
आप सुनते होइएगा मंदिर उंदिर के पास बहुत सारा संपत्ति होता है, इसी के तहत होता है कि वो संपत्ति रख सकता है। तो मंदिर को संपत्ति रखने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 26। मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, जो भी हो, सभी के पास संपत्ति रखने का अधिकार है आर्टिकल 26 से। अब आर्टिकल 27 कहता है कि वो जो संपत्ति, ये जो मंदिर में संपत्ति रखा गया, ये टैक्स फ्री होगा। समझ रहे हैं ना, मतलब उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसीलिए आप सुनते होइएगा अमिताभ बच्चन किसी मंदिर को इतना दान में दे दिए। एक्चुअली में दान में इसलिए दिया जाता है कि मंदिर के नाम पे अगर कोई पैसा आपने दे दिया तो उस पर फिर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है ना। और मंदिर के पास भी जो पैसा पड़ा हुआ रहता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। तो धार्मिक कार्यों में हमने क्या क्या पढ़ा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, रीति रिवाज मान सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके लिए पैसा की जरूरत पड़ेगी, आप रख सकते हैं। 27 कहता है टैक्स फ्री होगा। और 28 में कहता है कि कोई भी सरकारी संस्थान, देखिए इस सब में धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता दे दिया गया। तो आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी सरकारी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही कोई भी धर्म का कार्य के लिए आपको बाधित किया जाएगा। जैसे दुर्गा पूजा है तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि स्कूल के सभी बच्चे दुर्गा पूजा में इन्वॉल्व होंगे। मुहर्रम है तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि स्कूल के सभी बच्चे मुहर्रम में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये बच्चों की स्वतंत्रता है। और धार्मिक शिक्षा, किसी भी धर्म की पार्टिकुलर शिक्षा, जैसे हिंदू धर्म की पार्टिकुलर शिक्षा किसके बारे में कर सकते हैं? जैसे गीता है कि नहीं। मुस्लिम धर्म का पार्टिकुलर शिक्षा की बात करें तो कुरान, हाँ, उसकी कुछ पार्टिकुलर बात को, पॉइंट को उठा के समझा दिया जाता है कि देखो बच्चों, गीता के अनुसार ऐसा स्टेटमेंट है, कुरान के अनुसार ऐसा स्टेटमेंट है, आदि पुराण के अनुसार ऐसा स्टेटमेंट है, पुराण के अनुसार यह स्टेटमेंट है। लेकिन पूरा कुरान, पूरा गीता या पूरा आदि पुराण किसी भी स्कूल में पढ़ाने की आज़ादी नहीं दी गई है, जो कि सरकारी संस्थान होगी, ठीक है। अब जैसे हम धार्मिक शिक्षा ही दे रहे हैं, अब मस्जिद में जाइएगा, मदरसा में गए या फिर कहीं धार्मिक जगह पर पंडित जी के पास मंदिर में चले जाइएगा, बोलिएगा धार्मिक शिक्षा की छूट नहीं है। देखिए सरकारी संस्थान में केवल धार्मिक शिक्षा पे छूट नहीं है, ठीक है ना, और ना ही धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। अब कहता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 29 और 30 अनुच्छेद में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार था। एक्चुअली में ये अल्पसंख्यक को ध्यान में रख के बनाया गया था, ठीक है ना, कि अल्पसंख्यक को कैसे शिक्षा और संस्कृति मिलेगी। इसमें से अनुच्छेद 29 कहता है कि कोई भी संस्थान बोले तो खास करके सरकारी की बात कर रहा है, धर्म, लिपि, भाषा, संस्कृति, जो भी धर्म माने, जैसी भी लिपि में पढ़े, कोई भी भाषा हो, कोई भी संस्कृति का हो, उसको संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी धर्म, लिपि, भाषा, संस्कृति के आधार पे आप किसी संस्थान से वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो भी भाषा वाले हैं, धर्म वाले हैं, लिपि वाले हैं या संस्कृति वाले हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, स्कूल में 2-4 गो हैं, हर स्कूल में 2-4 गो हैं और उनको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है कि उनको जो माहौल मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में वो अपना संस्थान खोल सकते हैं। तो क्या जो मतलब जैसे अल्पसंख्यक होंगे उन्हीं के लिए ना ये प्रावधान होगा। जो बहुसंख्यक हैं उनकी स्कूल में मेजोरिटी है, तो फिर जब मेजोरिटी है ही आपकी, तो आपको क्यों प्रॉब्लम होगा कि हाँ हम 2 ही गो हैं, हमको ये लिपि नहीं समझ में आता है। आपके अनुसार तो पूरा लिपि चल रहा है स्कूल का, ठीक है ना। तो जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में, उनको वेशभूषा में प्रॉब्लम हो रहा है, संस्कृति से प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ हमारा संस्कृति अलग है तो हम नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, तो वो अपनी संस्थान खोल सकते हैं और सरकार का कर्तव्य होगा कि उन्हें भी वो धन उपलब्ध करवाएगी। मतलब अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल भी सकते हैं और सरकार ही उन्हें खर्चा उपलब्ध करवाएगी। इसी का उदाहरण में आता है जो बहुत चर्चित में रहता है बार बार, मदरसा, ठीक है ना। मदरसा को इसी के तहत स्थापित किया जाता है अनुच्छेद 30 के तहत। आइए एक बार इसको रिवीजन करते हैं। शोषण के विरुद्ध संरक्षण की बात करते हैं। आर्टिकल 23 जो कहता है दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, बलात्सरम। फिर से बोलेंगे, दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बलात्सरम, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार। मतलब इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में बच्चों का मतलब बच्चों पर रोक है, बच्चों का नियोजन आप नहीं कर सकते हैं, खास करके खतरनाक कामों में, जैसे मसाला, पटाखा, खनन, बारूद, रंग, इस सब के फैक्ट्री में नहीं इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। 25, 26, 27, 28। 25 कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 26 कहता है सामाजिक संपत्ति रख सकते हैं, 27 टैक्स फ्री होगा, 28 कहता है सरकारी संस्थान ये में धार्मिक शिक्षा वंचित और किसी को भी धार्मिक कार्य से जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति 29 में कहता है कि मतलब अल्पसंख्यक को भी किसी भी संस्थान में वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी धर्म, लिपि, जाति से हो उसको आप संस्थान में एंट्री देना ही पड़ेगा, प्रवेश देना ही पड़ेगा। और आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक चाहे तो अपनी संस्थान खोल सकते हैं और सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध करवाएगी। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मदरसा है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 32
थोड़ा बड़ा अनुच्छेद है वो, उसमें कुछ समझना पड़ता है हमें। रीट है, 5 तरह की रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर हम समझेंगे पाँचों को, तो थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आगे कल पढ़ेंगे। एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए मूल अधिकार जो है या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक है, ठीक है। इस सब को देखते हैं। इसमें समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 एवं 30 में, और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे, जो कल पढ़ेंगे कि संविधान में अगर कुछ गलती होती है तो उसका उपचार कैसे किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे इसका उपचार करती है, इस बात को कल समझेंगे। तो आज इसको रिवीजन करते हैं। देखिए अनुच्छेद 12 परिभाषा कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर अल्पीकरण नहीं होगा ये सब कानून का, मूल संविधान का, मूल अधिकार का, तो फिर आप कोई भी कानून बना सकते हैं, ये 13 कहता है। 14 कहता है सभी को समान न्याय मिलेगा, समानता। 15 कहता है जाति धर्म के आधार पर राज्य कभी भेदभाव नहीं करेगी। 16 कहता है सरकारी नियोजन में भेदभाव नहीं होगा। 17 कहता है वक्फपरफिता अपनी छुआछूत का अंत हो जाएगा। 18 कहता है उपाधियों का अंत। 19 कहता है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, इसी के तहत मीडिया और आरटीआई दोनों आती है। 20 कहता है कि आपका दोष अगर सिद्ध हो गया है तब आपको कैसे सजा दिया जाएगा। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आत्महत्या, पर्यावरण और स्वास्थ्य इसी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में भी देखे थे, निजता का अधिकार था। 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। 23 में कहता है शोषण के विरुद्ध संरक्षण में बालात, श्रम, देह व्यापार, दुर्व्यवहार इन सबों पे रोक। 24 बाल नियोजन पे रोक। आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 टैक्स फ्री जो भी धन रखे थे। 28 सरकारी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा और धार्मिक कार्यों के लिए जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। 29 अल्पसंख्यक को भी किसी भी संस्थान से वंचित नहीं किया जा सकता है। 30 अगर अल्पसंख्यक चाहे तो उनके लिए अलग से संस्थान का उपलब्ध हो सकता है, मतलब अलग से संस्थान की स्थापना, और उसके लिए भी सरकारी धन उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। आप एक दो बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और इसको एक दो बार पढ़ेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, 100% आपको भी याद हो जाएगा। और संविधान में और कुछ नहीं पढ़ना, ये आर्टिकल एक बार आपको याद हो गया तो आपका काम हो जाएगा। देखिए हमें पूरा 395 आर्टिकल नहीं याद करना पड़ेगा, लेकिन ये मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, इसके बाद आएंगे राज्य के नीति निर्देशकता, तो फिर मौलिक कर्तव्य। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। लगभग आपको 100 आर्टिकल तो याद करने ही पड़ेंगे 395 में, तभी आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम के लिए कह सकते हैं कि हाँ हमारा पॉलिटिक्स तैयार है, ठीक है। तो ये जो है अपना जो मौलिक अधिकार था, इसका सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल याद होने चाहिए, इसीलिए हम सारे को याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा ये सभी याद हो जाए। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्के से पूछा जाता है आपसे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर लिखें। आपका हार्दिक स्वागत है, हमें अच्छा लगता है अगर आप लिखते हैं तो। धन्यवाद।